हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप जो है अपनी पढ़ाई आज से अब जारी कर दीजिए। जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि हमारी क्लासेस जल्द ही ऑनलाइन आपको मिलने लगेंगी, तो मैं अब आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आ गया हूँ। आज मेरे ऑनलाइन लेक्चर का पहला क्लास है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे जो है स्टूडियो में क्या लिख रखा है इधर कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की पार्ट बी, जिस पेपर का नाम जो है मैथमेटिकल मेथड्स है, मैं इसको आज से स्टार्ट करने वाला हूं पढ़ाने। इसमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली हम जो है जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ते थे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के केस में, आज हम उसी को एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं और हम आज लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसका जो बेसिक नोटेशन है वो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, तत्पश्चात जो है आगे की क्लास जारी होगी। तो सम बेसिक नोटेशन यूज्ड इन दिस लेसन आर नेम्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और थ्री डायमेंशनल ट्रिपलेट्स कह सकते हैं, थ्री डायमेंशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं, हाँ, जो पूरे होल स्पेस को कवर करता है। तो हम आपको वन बाय वन अभी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा नोटेशन एक हेडिंग बना लेंगे। नोटेशन में सबसे पहले देखेंगे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो कैसे फॉर्म होता है। हाँ, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली होता क्या है कि जैसा हम जानते हैं कि R जो होता है, R क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स को शो करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को शो करता है। तो अगर मैं R क्रॉस R फाइंड आउट करूं, R क्रॉस R, तो इसका क्या मतलब है? रियल नंबर का रियल नंबर के साथ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने चल रहा हूं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि in this Cartesian product we can write elements in ordered pair। एक एलिमेंट फर्स्ट वाले R से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो है सेकंड वाले R से आएगा। तो here we can write कि ordered pair AB such that कि A belonging first R and B belonging second R। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या है, ये मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये बेसिकली टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को शो कर रहा है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि एक 2D में क्या होता है, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। तो यूं समझ लीजिए कि इसमें एक पहली रियल नंबर है और इसमें एक दूसरी रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ का पॉइंट आएगा। तो यहाँ के पॉइंट को P को हम जनरली कैसे शो करते थे? P ऑफ XY शो करते थे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो टू डायमेंशनल स्पेस को कवर करता है, मतलब 2D स्पेस को कवर कर सकता है, जिसमें केवल दो डायमेंशन हो, x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, अदरवाइज x एक्सिस z एक्सिस हो या y एक्सिस z एक्सिस हो। केवल दो डायमेंशन अगर शो हो रही है तो हम उसको अपने इस ऑर्डर्ड पेयर, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, इससे हम शो कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करना हो, ट्रिपलेट्स फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? 3 रियल नंबर का आपस में प्रोडक्ट करा देंगे। तो इस तरीके से यहां पर नंबर क्या शो हो जाएगी मेरी? x, y, z इस टाइप का होगा, सच दैट यहाँ का जो x है वो फर्स्ट वाले रियल से आएगा, y जो है वो सेकंड वाले रियल से आएगा, सेकंड रियल नंबर से, और सिमिलरली z जो होगा वो थर्ड वाले रियल नंबर से आएगा। आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं अगर इसको R1, R2, R3 से डिनोट कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा जो x है वो फर्स्ट वाले R1 से आ रहा है और y R2 से आ रहा है, और इस तरीके से Z3 मतलब Z जो है वो R3 से आ रहा है। यहाँ पर कोई आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इसे बस केवल कंफर्मेशन के लिए R1, R2, R3 लिख दिया हूँ। ये अल्टीमेट रियल नंबर का ही सेट है जो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं।
तो दो रियल नंबर का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने से ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, 3 का करा देंगे तो ट्रिपलेट्स मिल गए। या हाँ, अब इसको हम 3 टपल्स भी बोल सकते हैं। ये जैसे बच्चों 3 एलिमेंट्स का है तो इसको हम 3 टपल्स भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अगर r रियल नंबर के सेट को n टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, n टपल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर n टपल्स डिफाइन करें, n टपल्स, तो n टपल्स में क्या होगा कि अगर मैं रियल नंबर को n टाइम मल्टीप्लाई करा दूं, r क्रॉस r अप टू कितने टाइम, n टाइम्स मल्टीप्लाई करा दूं, n टाइम्स मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ का जो n टपल्स के एलिमेंट होंगे वो इस तरीके से होंगे, x1 x2 x3 सच दैट xn। और यहाँ का जो x1 है वो पहले वाले रियल नंबर से आएगा, हाँ, x2 जो है वो दूसरे वाले रियल नंबर से आएगा, और x3 जो है वो तीसरे वाले रियल नंबर से आएगा, और यही प्रक्रिया चलती जाएगी। और जो xn होगा वो लास्ट वाले रियल नंबर के सेट से आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन कर दिया, ट्रिपलेट्स डिफाइन कर दिया और n टपल्स डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम जो फंक्शन पढ़ते हैं, बेसिकली फंक्शन, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के ऊपर ही डिफाइंड होता है। और आपकी प्रीवियस नॉलेज के लिए बता दूं कि आपने क्लास 11th और 12th में आपने पढ़ रखा होगा, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बताते हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर डिफाइंड होता है, उसके ऊपर जो है रिलेशन डिफाइंड होता है, तब जाकर के लास्ट में फंक्शन डिफाइंड होता है। तो फंक्शन कुछ नया खास नहीं है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है जिसमें डोमेन के एक एलिमेंट की को डोमेन में यूनिक इमेज आ रही होती है, मतलब एक ही इमेज मिलती है। अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो उसी रिलेशन को ही हम फंक्शन कह देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको अब ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर लें, आप नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं आगे चलता हूं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है इसको डिफाइन करने चलता हूं मैं। तो चलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मैं डिफाइन करने चल रहा हूं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो ये होता कैसा है, मैं इसे डिफाइन कर देता हूं आपको। सपोज वी हैव अ फंक्शन f, फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सपोज f इज अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम r² to r, इट मींस कि whose domain is the Cartesian product of 2 real numbers and codomain is only 1 real number। अगर कोई ऐसा फंक्शन डिफाइंड हो रहा हो जो 2 डायमेंशनल स्पेस से 1 डायमेंशनल स्पेस में जा रहा हो, तो इस तरीके को फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल कहेंगे। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय z इक्वल टू f ऑफ x y। तो यहाँ पर ये जो x y आ रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर कहां से आएगा, डोमेन के एलिमेंट के तौर पर लिया जाएगा। और ये अल्टीमेट जो z इक्वल टू f ऑफ x y आ रहा है ये जो है z स्पेशली एक रियल नंबर को शो करेगा कि जब हम डोमेन में जो अपने नंबर्स हैं वो रियल लेंगे तो कोडोमेन में उसकी जो इमेज आएगी वो अल्टीमेट एक रियल नंबर ही आएगी। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं फिगर वाइज डिफाइन करूं तो आज जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसको क्या बोला जाता है, ये डोमेन होता है। और इसको सेकंड वाले सेट को जो हम बोलते हैं कोडोमेन। और यहां से अगर एक फंक्शन डिफाइंड हो जाए, या ये मेरा है r², ये मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ 2D ज्योमेट्री है, 2D फिगर्स लेना है हमें, जो भी लेना है। और इसकी इमेज जो आएगी वो एक रियल नंबर आएगी। तो सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ पर x y एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कोई 2 रियल नंबर्स है, तो और ये फंक्शन इस x y के ऊपर लगेगा तो इसकी जो इमेज आएगी यहाँ वो z इक्वल टू f ऑफ x y आएगी। तो आप आसानी से इसे डिफाइन कर सकते हैं।
कि जो फर्स्ट वाला सेट है वो डोमेन है, दूसरा वाला सेट जो है वो कोडोमेन है। यहां पर आपको एक चीज और इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी जाए कि यहाँ पर जो z है, z को डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा, ना कि x और y को। तो x और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको क्लास 12th में या बीएससी पार्ट 1 में ही पढ़ाया गया होगा कि फंक्शन डिफाइंड होता है। तो फंक्शन का ये बेसिक रूल है कि डोमेन के एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक ही इमेज आनी चाहिए। अगर एक डोमेन के एक एलिमेंट की कोडोमेन में ढेर सारी इमेज आ रही है तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी जानकारी हो जानी चाहिए कि अगर मैं यहाँ कोई छोटी नंबर एप्सिलॉन लेता हूं तो उसके लिए यहाँ पर दूसरी नंबर जो है डेल्टा एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि डोमेन से कोडोमेन में ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड हो चुका है। फंक्शन का मतलब यह है कि आप इसमें चाहे छोटा से छोटा नंबर लें, चाहे बड़ा से बड़ा नंबर लें, कोडोमेन में उसकी यूनिक इमेज मिलेगी ही। तो हम रैंडमली अगर कोई नंबर एप्सिलॉन लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक नंबर डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो आई थिंक आपको ये अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता देते हैं कि किस टाइप का फंक्शन डिफाइंड होने की बात हो रही है। एग्जांपल्स ऐसे देख सकते हैं कि z इक्वल टू अगर 2x प्लस वाई लिखा गया हो तो ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। z इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 5 लिखा गया हो, ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। इसी तरीके से मैं अगर और दे दूं कि 2x स्क्वायर माइनस के साथ 7xy और प्लस 5y स्क्वायर, तो ये क्या है, ये सारे के सारे जो मैं एग्जांपल शो कर रहा हूं ये सारे एग्जांपल जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के हैं। तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या है। ठीक है, अब आपको जैसा कि जानकारी है कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाया जाता है तो उसमें नेबरहुड का कॉन्सेप्ट जरूर आता है। बगैर नेबरहुड के कॉन्सेप्ट के आप आसानी से लिमिट एंड कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं सकते हैं। तो हम आपको अब जो है नेबरहुड क्या होता है इसके बारे में चल रहे हैं बताने आपको। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब आएगा स्क्वायर नेबरहुड। स्क्वायर नेबरहुड, स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए बी। कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, उसका हम स्क्वायर नेबरहुड डिफाइन करने चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम पॉइंट ए बी कहें या डायरेक्ट ऑर्डर पेयर ए बी कहें, दोनों ही चल सकता है। तो सपोज दैट कि मेरा यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा कोई एक 2D स्पेस है, 2D स्पेस है, 2D स्पेस, इट मीन्स ये क्या है मेरा आर स्क्वायर है, और इसकी इमेज यहाँ जो है वो डिफाइंड की जा रही है एक, हाँ अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो 2 डायमेंशनल इमेज, 2 डायमेंशनल स्पेस की इमेज यहाँ क्या आएगी, एक लाइन आएगी। तो हम लोगों ने बहुत सारा देखा है कि अगर रियल लाइफ में एक रिंग हो और रिंग जो है 2D शेप में है, एज अ सर्कुलर शेप में है, तो मैं उसको एक जगह से ब्रेक करके अगर मैं उसको एकदम पूरा ओपन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक रॉड जैसा बन जाएगा। तो इसी को अगर मैं एक जगह से ब्रेक करके ऐसे सीधा कर देता हूं तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, एक लाइन जैसा आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आसानी से 2 डायमेंशनल स्पेस की इमेज जो है वो 1 डायमेंशनल स्पेस में एक लाइन आ रही है। तो फंक्शन का मेन लॉजिक जो था वो यही था कि यहाँ के 2D शेप को हम 1 डायमेंशनल शेप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस 2 डायमेंशनल स्पेस का कोई एक पॉइंट लेता हूं, कौन, x, y, x, y को एक पॉइंट लेता हूं और मैं इसका जो है अब नेबरहुड डिसाइड करने चल रहा हूं। तो अब मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं क्या, ये मेरा एक 2D स्पेस है, हाँ, जिसको अल्टीमेट आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
और नेबरहुड का मतलब ही होता है कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द चारों तरफ का एरिया। हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं नेबरहुड। तो अगर मैं x में से कुछ घटा देता हूं, हाँ, सपोज दैट x में से हम एप्सिलॉन घटा देते हैं और x में एप्सिलॉन जोड़ देते हैं, तो हम क्या पा जाएंगे? पॉइंट x का नेबरहुड पा जाएंगे। और इसी तरीके से अगर पॉइंट y में से हम डेल्टा घटा दें और पॉइंट y में हम डेल्टा जोड़ दें, तो इस तरीके से हम क्या पा जाएंगे? y का भी हम नेबरहुड पा जाएंगे। ठीक है, तो हियर ठीक है। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है कि 2D स्पेस का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई हो, उसके इर्द गिर्द एरिया को अगर हम डिफाइन कर पा रहे हो तो उसी को हम नेबरहुड बोलते हैं। तो मैंने अभी भी बताया कि अगर इस पॉइंट में, चूंकि ये पॉइंट 2D में है, तो ये जाहिर सी बात है इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमें P ऑफ एक्स वाई मतलब 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, और मैं इस पॉइंट का अगर आसपास का एरिया डिफाइन कर पाऊं तो उसी को क्या बोला जाएगा? एप्सिलॉन नेबरहुड कहेंगे। तो पॉइंट x जो कि x एक्सिस पर शो कर रहा है, मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूं तो इसके पीछे आ जाऊंगा, और कुछ आगे प्लस कर देता हूं तो कुछ इसके आगे आ जाऊंगा। तो इस तरीके से पॉइंट x का मैंने क्या ढूंढ निकाला? एक नेबरहुड निकाला, एक एप्सिलॉन नेबरहुड निकाला। और इसी तरीके से अगर पॉइंट y को भी मैं आगे पीछे उसका कुछ जोड़ दूं, डेल्टा ऐड कर दूं, डेल्टा कुछ और नहीं है, कोई एक रियल नंबर है जिसे ऐड कर दिया जा रहा है और सबट्रैक्ट कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप पॉइंट y का भी क्या निकाल ले रहे हैं? y एक्सिस पर एक पॉइंट y का भी आप नेबरहुड निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेट यहाँ का एक पॉइंट अगर P ऑफ एक्स वाई है तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन x एक्सिस पर नेबरहुड आ जाएगा, और इसी तरीके से y माइनस डेल्टा और y प्लस डेल्टा जो है y एक्सिस पर नेबरहुड डिफाइंड हो जाएगा। तो फाइनली इस पॉइंट P ऑफ एक्स वाई का आप क्या निकाल लेंगे? एक नेबरहुड डिफाइन कर लेंगे। तो जो पॉइंट x का नेबरहुड है वो इस तरीके से दिया जाएगा, और पॉइंट y का जो नेबरहुड है वो इस तरीके से दिया जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, अगली क्लास अगले दिन।